अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी महाज पर आज बड़ी अहम खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं बड़ी तेज़ी से, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी लगता है जैसे गैर यकीनी की सूरत हाल भी रहती है। कभी पीपल्स पार्टी का लगता है कि वो हुकूमत में शामिल होने जा रही है, तो कभी ऐसा लगता है कि बहुत से मामलात में ख़ुद को फासले पर कर लेती है और उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ PMLN के बहुत से लोग जो उनसे फासले पर चले गए हैं, कुछ मुख्तलिफ पार्टीज़ ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं भी की हैं, उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तवातुर के साथ PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद करते नज़र आते हैं, उनसे मुतमईन नज़र नहीं आते कि जो उनका कंडक्ट रहा है जब से वो वापस पाकिस्तान आए हैं वो इससे बेहतर हो सकता था। मुसलसल नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद भी हो रही है, दूसरी तरफ वही PMLN की सदारत भी संभालने जा रहे हैं। तो क्या इसका असर होगा उनकी सियासत के ऊपर? PMLN की अगली सियासत किस तरह की है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके हवाले से भी गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है। और ज़ाहिर है अगर सियासी मंजरनामे की बात हो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये भी देखना होगा कि उनके एहतजाजी तहरीक से पहले ही क्या बात मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए ही तय हो जाएंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कल SIFC इजलास में शिरकत की। वहाँ पर उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई और बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा भी मुलाकातें या फोरम्स पर बातचीत होती रहती है। तो क्या हम ये समझें कि उन्होंने ये इकरार कर लिया है कि कहीं ना कहीं बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से? और अगर ऐसा है तो PMLN और मौजूदा हुकूमत के लिए ये कितनी परेशान कुन या तशवीशनाक बात है? एक तरफ अदलिया खड़ी है तो दूसरी तरफ हुकूमत के सामने अपोजिशन भी तगड़ी होती नज़र आ रही है। इस सारे चैलेंज से कैसे निपटेगी ये हुकूमत जबकि मईशत अपनी जगह बड़ी कमज़ोर हालत में है? इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ मोहम्मद अली दुरानी साहब को, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान भी हैं और हम तो उन्हें अब एक एनालिस्ट के तौर पर भी लेते हैं क्योंकि उनके तज्ज़िये बड़े जानदार भी होते हैं और ज़ाहिर है एक उनका उम्र गुजरी है सारी इस रेगज़ार में, तो वो कैसे देखते हैं ये सारे करवटें हालात की, इसके ऊपर उनका भी तज्ज़िया लेंगे। बात का आगाज़ करते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, ये जहाँ पे इतनी कशमकश है इससे निमटने के लिए हुकूमत को ये लगता है कि ये सारी कशमकश सिर्फ इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया है और ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत बन के नाजिल हो गया है, लिहाजा इसको अगर काबू कर लिया जाए तो शायद सारे मसले हल हो जाएं। तो आपके पास भी कोई वाक़फ़ाने हाल है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कर क्या रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें ये सोशल मीडिया का जिन जो है ना, इसको बोतल में डालने के लिए बड़ी देर से कोशिश की जा रही है और ये मौजूदा हुकूमत जो है, यही नहीं इससे पहले भी जब PTI की देखें जो मकबूलियत है उसका सेहरा वो किसको देते हैं? उनके तमाम मुखालफिन ये समझते हैं कि PTI की मकबूलियत में मरकज़ी किरदार सोशल मीडिया का है। उन्होंने उस तरह से उसको इस्तेमाल किया कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाया, या जो भी वो कहते हैं इल्ज़ाम आयद करते हैं। इसीलिए हमारे वाक़फ़ान हाल जो हैं उनके मुताबिक ये बड़ी देर से कोशिश हो रही थी और ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ लोग सर जोड़ के बैठे और उन्होंने कहा कि इसका हल क्या है, सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फौरी तौर पे ये फ़ैसला किया गया कि चाइना की तर्ज पे जिस तरह के चीन में पूरी तरह से सोशल मीडिया कंट्रोल्ड है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर बनाए जाएँ, इस तरह का मेकनिज़म बनाया जाए कि आप उसको उस तरह से कंट्रोल कर लें। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब वो सारा होमवर्क मुकम्मल हो चुका है और आप ये देखेंगे कि सितंबर या अक्टूबर तक मैक्सिमम जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा तो बेजाना होगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ एक नई इंडस्ट्री इमर्ज हो रही थी, लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से पैसे कमा रहे थे, पैसे बना रहे थे, उनके सारे मामला चल रहे थे, उन बेचारों के लिए भी ये बड़ा मामला जो है तकलीफ़ दे होगा। लेकिन इस पे जो एक्स पे पाबंदी लगी थी, असल में वो इसका एक ट्रायल था। वो ये देखना चाहते थे कि हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये इस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा बल्कि कवानीन जो बनाए जा रहे हैं और जिस पे तमाम सहाफ़ती तंजीमें भी एहतजाज कर रही हैं, असल में वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। तो अब ये ट्रायल एंड रन हो चुके हैं, अब इसका फाइनल फेज है जो इसको सिर्फ लागू करने की। ठीक है, तो ये तो बड़ी हम खबरें सुन रहे थे कि बहुत है और वैसे इसमें कोई शक भी नहीं है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं, बहुत से लोग गलत खबरें भी देते हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है, बाज़ों का तज़हीक भी
हद से ज़्यादा की जाती है। लेकिन इसका हल क्या ये है कि सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए टोटल? नाला दिखाई देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी, आर्मी चीफ भी इस पर कई दफ़ा इजहार ख्याल कर चुके हैं, दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी। लेकिन दुरानी साहब, आपके नज़दीक सोशल मीडिया पे काबू किया जा सकता है जिस तरह भी इन्होंने प्लान किया है, और क्या इससे सारे मसले हल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम छोटे थे उस वक्त एक भुट्टो साहब का एक जमाना चल रहा था, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का जमाना आया। हमने ऐसे अखबारात भी देखे हैं जिसके आधे आधे सफ़े सफ़ेद हुआ करते और वो कहते थे जी वो सेंसर ने खबरें उतार दी, और उसके बाद आधा दवाए वक्त का, वफाक का, कई अखबारात के उनके सफ़े होते थे। फिर वही वक्त आया कि अखबारात को निकालना बहुत मुश्किल होता था, बहुत आसान हो गया। फिर पीटीवी आया, पीटीवी के बाद तमाम टीवी स्टेशन आ गए हमारे दौर में। उसके ऊपर सब मेरा ये ख्याल है कि टेक्नोलॉजी का रास्ता रोकना वो इंसान और हुकूमतों के बस में नहीं है। इसके लिए जितनी भी एफर्ट आप करेंगे, जैसे हमने एक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी तो वीपीएन आ गया जनाब, उसके बाद जो भी सोचें। मैं समझता हूँ कि इन तमाम जो इश्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी के और इररिस्पॉन्सिबिलिटी के जो अमर्ज होते हैं माशरों में, जिन माशरों में कानून का एहतराम ज्यादा होता है वहाँ पे कंट्रोल करना आसान होता है। जब आप इंसान की इज्जत का एहतराम करना शुरू कर दें, जैसे मगरिब में लॉ ऑफ टॉट्स होता है, या वो जो हैसियत इजाला हैसियत उसकी किसी इंसान की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये हुकूमत का काम होता है कि जब आप इंसान को इज्जत देते हैं तो फिर पूरा मुआशरे के अंदर इंसान की और हुकूमत की और इदारों की तौहीन करना मुश्किल हो जाए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत तो इंसान की तौहीन करते रहे और ऐसे कवानीन बना दिए जाए जिन कवानीन के जरिए जो है वो इंसान को बांध के उसको की इज्जत और आपने खूबसूरत बात की। जिन माशरों को देखकर हम इस तर्ज पे चल रहे हैं, पहले उन माशरे जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दें आप अपने लोगों को, फिर उसके बाद बात करें। वहाँ का जो सिस्टम है वो तो लेके आए ना। बिल्कुल ठीक बात, वेरी राइट। और थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। मुसलसल एक टसल है, मुसलसल एक तनाव है, और वो हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से बात का आगाज़ कर लेते हैं दुरानी साहब कि जो अदलिया ने एक स्टैंड लिया और उसके बाद एक तासुर ये बन गया है कि अदलिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने जैसे है, दोनों इदारों में तसादुम कोई कैफियत है, हुकूमत सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये तसादुम बढ़ेगा? क्योंकि अब तो बहुत से लोग ये खबरें दे रहे हैं कि अगर ये इसी तरह मामला रहा तो इमरजेंसी लग सकती है। अच्छा दुरानी साहब, एक इसमें मेरा भी एक हिस्सा शामिल कर दें इसी में कि क्या वाकई ही हुकूमत ये तनाज़ा ख़त्म करने में कोई अपना किरदार अदा कर सकती है? क्या हुकूमत इस वक्त इस हालत में है कि वो अपना कोई किरदार अदा कर सके? देखिए, हुकूमत के बारे में तो मेरा कुछ पिछले 3-4 महीने से एक ही जवाब आ रहा है कि ये हुकूमत जब जमीन पे खड़ी हो जाएगी तो इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन की जा सकती। इस वक्त तो ये हवा में मुअल्लिक एक पुतली तमाशा है जो हुकूमत की शक्ल में हो रहा है। इसलिए हुकूमत बेचारी को इस सारे मामले में आप ज्यादा तंग ना करें, ठीक है? मतलब हुकूमत जो जितनी कितनी है बस उतनी पे उसको बर्दाश्त कर ले। अब जहां तक सवाल है जुडिशरी का और हुकूमत का, या जो आजकल जो इदारों और जुडिशरी के टसल चल रही है, मैं इसकी माजी की जो टसल्स रही हैं या टकराव रहा है, मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। लिहाजा मैं इसके ऊपर बहुत एक तारीखी तबसरा भी कर सकता हूँ। देखें, इस टसल में, इस टकराव में जीतना तो जुडिशरी ने ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जुडिशरी बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे है या बहुत डिलीवरी कर रही है, या कोई हमारे जमाने में एक दफा जुडिशरी से टसल चल रही थी हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब जी, एक दफा जी इफ्तिखार चौधरी साहब वाली एग्जांपल भी सामने है। वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया का टकराव हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा उसका नतीजा। जी, उसके बारे में हमारे एक बहुत बड़े सहाफती दानिश्वर हैं, जेन्युइन दानिश्वर। आज कुछ तो बेचारे आज के मुखबर दानिश्वर होते हैं, लेकिन वो जेन्युइन कि जुडिशरी का जो माशरे में रोल होता है वो होता है पब्लिक के और मफाद के, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का और रिस्पेक्ट का स्टेटस होता है।
तो जब भी जुडिशरी और किसी इदारे का टकराव आता है तो आइन, कानून और अख्तियार जो है और जो परसेप्शन है वो जुडिशरी की फेवर में चलता है। ऐसी सूरत में अगर आप जुडिशरी को सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास दो ही रास्ते, या आप पालाए कानून, या आप मार्शल लॉ लगा दें, या आप सुपर इमरजेंसी में तो कुछ नहीं हो सकता। जुडिशरी का कोई, हमारे जमाने में वो एक टर्म इवॉल्व हुई थी कि वो ये क्या इमरजेंसी प्लस, ठीक है, इमरजेंसी प्लस लगा दें, उसमें भी उसकी भी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। वो पीसीओ जजेस के तहत ही हटाए जा सकते हैं, वरना तो कोई वो इस तरह का मामला नहीं होगा। ठीक बात। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें पीसीओ जजेस की शायद गुंजाइश नहीं, वो एक अलग बात है कि वो है या नहीं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल के ऑप्शन क्या हो सकता है। को हटाना हो तो फिर तो एक ही रास्ता है कि आप बिल्कुल कानून, क्योंकि आइन ने जितना प्रोटेक्ट कर दिया हुआ है अदलिया को, ठीक बात, जितनी प्रोटेक्शन दे दी हुई है उतनी ही या उससे ज्यादा प्रोटेक्शन जो है, पार्लियामेंट तो अपनी प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं करती, लेकिन अदलिया तो बहुत जेलसली अपनी अथॉरिटी को। चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट कर दिया है कि अगर ऐसी सूरत हो तो जीत जो है वो अदलिया की होती है। ये बड़ी गहरी बात कर दी है दुरानी साहब ने। लेकिन इमरान साहब, मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि ये दबाव की जो आवाज़ें हैं या प्रेशर डाला जा रहा है, ये सिर्फ एक अदलिया की तरफ से खत नहीं गया या उनकी तरफ से ये आवाज़ नहीं उठी, बहुत से और लोग भी कह रहे हैं कि जी दबाव डाला जाता रहा है। अभी ताज़ा इसमें इजाफा हुआ, मलिक रियाज साहब का एक ट्वीट आया जिस उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी मुझ पे मुसलसल इमेंस प्रेशर है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, दीवार से लगाया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी की पॉलिटिकल साइड नहीं लेता और ना मैं किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल हूँगा कभी। तो उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी, क्योंकि खबरें बड़ी आ रही थी कि शायद उन पर भी कोई दबाव है कि वो किसी ख़ास केस में कोई स्टेटमेंट दे दें। अलकादर ट्रस्ट केस में उनका भी नाम है, हो सकता है उसमें उनको गवाह बनाने की कोई कोशिश हो। ये खबरें हैं मार्केट में। बहरहाल आज उन्होंने ये ट्वीट किया है, तो आप समझते हैं उन खबरों की तस्दीक भी होती है। और मलिक रियाज साहब के इस तरह के ट्वीट कर देने से या वाज़े बयान दे देने से वाकई इसका एक फिर धचका तो लगेगा फिर इसका। देखिए समीना, मलिक रियाज साहब की जो बात है ना, मलिक रियाज साहब एक ऐसे बिजनेसमैन है जिन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस की नई जहत है जो वो खोली है। एक तो उस तरह से पहले प्रॉपर्टी का काम पाकिस्तान में किसी ने किया नहीं जिस तरह से उन्होंने किया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत आला मेयार के जो हैं वो टाउन बनाए, बहुत आला मेयार के लोगों को सहूलियात दी, सब कुछ। लेकिन ये बात मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि उन्होंने सियासत में कोई किरदार अदा नहीं किया कभी। उन्होंने हर दौर में हर तरह का किरदार अदा किया। नहीं, वो कहते हैं साइड नहीं ली। मेरी गुजारिश सुन लें, हर तरह की साइड ली है। अच्छा। वो वाहिद ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके जर्नलिस्टों के साथ, जिनके सियासतदानों के साथ, जिनके हुक्मरानों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और दुरानी साहब की मुस्कुराहट इस बात की तस्दीक कर रही है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और कोई आपका हुक्मरान ऐसा नहीं है, वो शरीफ बरादरान हो, शरीफ बरादरान हो, वो इमरान खान, और वो ये उन्होंने ये बात कही है कि भाई मेरे तो सबके साथ अच्छे ताल्लुक रहे हैं, मैंने कभी कोई अच्छे ताल्लुक रहना और बात होती है, अच्छे ताल्लुक और बात होती है, पावर कॉरिडोर का हिस्सा होना उससे बड़ी बात होती है। वो हमेशा पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे। तो आज वो कहाँ खड़े हैं? अब मैं अर्ज करता हूँ, आपने जो बात की ना अलकादर ट्रस्ट की, देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत और इदारे कुछ जो हैं वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से ये चाहते हैं कि उनके पास कुछ सबूत आए, कोई ऐसी चीज़ आए कि उनको ऐसा गवाह मिले कि जिससे बानी चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मजबूत तरीके से हो सके, उनको सज़ा दी जा सके, उनको पाबंद सलासल रखा जा सके। अब उसमें अलकादर ट्रस्ट में सिर्फ मलिक रियाज साहब नहीं, जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम आया, शहजाद अकबर साहब का नाम आया, फरा गोगी साहबा का नाम आया। इस वाले से ये ख़बरें मीडिया को बाज़ औक़ात खुद पहुंचाई भी गई कि इनमें से कोई वादा माफ गवाह बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सबने ट्वीट करके तरदीदें कर दी ऑलमोस्ट। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, सब ने तरदीदें कर दी। मैं आपकी बात को सेकंड कर रही हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, सब ने तरदीदें कर दी। लेकिन इन सब में मलिक रियाज का किरदार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम। अब उनकी तरफ से ये मामला जो आया है, तो आप इस बात को देखें कि उनकी तबीयत भी कोई ठीक नहीं थी, पीछे वो बहुत बीमार भी रहे हैं। ये सारे मामले में मैं ये समझता हूँ कि शायद मलिक रियाज साहब ने या तो ये फैसला कर लिया कि ज़िंदगी थोड़ी जी रह गई है, इज़्ज़त नाल गुजार लो, या
उनका ये मामला है, कुछ ये भी इतलात है कि उन्होंने अपना बहुत सारा बिजनेस पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिया। ठीक बात, तो ये अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन दुरानी साहब, आपको लगता है कि ये जो मामला है, ये जजेस का खड़ा हो जाना, ये मलिक रियाज साहब का यूं स्टेटमेंट दे देना, बहुत से लोग खुद उठ के PMLN के अंदर से टूट के जो साइड्स पर हो गए हैं वो भी उठ के खुद तनकीदें कर रहे हैं, ये सब इतना नेचुरली हो रहा है या ये भी कोई इशारों पे हो रहा है सब कुछ? देखिए, इसमें एक इशारों से पहला जो इशारा होता है ना किसी भी ऐसे मामले के अंदर, मैं आपको, और ये मैं 100% मैं बहुत अरसे से सिर्फ वो बात करता हूँ जो 100% मेरे नजर में सही और सच होती है। तो सबसे बड़ा इशारा किसी भी हमारे माशरे के अंदर अहम रोल प्ले करता है वो पब्लिक। अगर अवाम की राय बुनियादी तौर पे किसी भी वजह से किसी के हक में और किसी के खिलाफ हो जाए तो इस इशारे को कोई सियासतदान नजरअंदाज नहीं कर सकता। ठीक बात, नजरअंदाज नहीं कर सकता। इवन कोई इदारा भी इस इशारे की जद से नहीं बच सकता। और इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर जो तमाम कन्फ्रंटेशन के अंदर ऊंट को किसी करवट नहीं बैठने दे रहा, वो पब्लिक का अपनी राय पे इसरार है, पब्लिक का अपनी राय पे अड़ा रहना है। और पब्लिक ने जिस तरीके से 8 फरवरी को उन तमाम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर से उनको रौंदते हुए उन्होंने अपनी राय को असर्ट किया, ये तमाम प्रेशर्स हैं जो इस वक्त हमारे माशरे के अंदर एक बेचैनी भी पैदा कर रहे हैं और ताकत को ताकतवर नहीं बनने दे रहे। अच्छा दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि काफ़ी अरसे से ये कोशिश भी हो रही है कि माइनस इमरान खान PTI में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बन जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए कि इमरान खान को माइनस करके PTI को उसके साथ जोड़ दिया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई, क्योंकि आप चौधरी बरादरान को भी बहुत करीब से जानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं उनको इतनी देर पाबंद सलासल रखना और अब उनकी रहाई जो है या PTI के दूसरे लोगों की रहाई, इवन अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी ये कहा जा रहा है, इवन बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि असल में तो वो B टीम है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसमें वाकई कोई ऐसी सच्चाई है और क्या PTI का कारकुन, एक जो आम कारकुन है, वो ये तब्दीली कबूल कर लेगा? देखें, इसमें अब मैं बहुत आपको एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मैं ये बात कहूंगा जरूर। वो बात ये है कि ऐसी किसी भी डेवलपमेंट के रास्ते में PDM रुकावट है। इस वक्त जो बैठी हुई हुकूमत है वो हर सूरत चाहती है कि PTI और इदारों का, PTI और एस्टेब्लिशमेंट का टकराव जो है वो कायम रहे, बढ़े और फ्लरिश करे। इसलिए कोई वाया मीडिया जिसके नतीजे में कोई रिकंसिलिएशन हो सकती हो, वो मौजूदा हुकूमत के लिए अपने इक़्तिदार से महरूमी का सर्टिफिकेट को समझती है। मैं नहीं समझता। नहीं, लेकिन वो सामने तो वो बातें करते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह कई दफ़ा कह चुके हैं हम तो बात करना चाहते हैं। अगर वो ये चाहते हैं तो वो क्यों मुज़ाकरात की बात करें? वो वैसे ही तैयार है जैसे हर कोई तैयार होता है। मतलब ये मतलब ज़बानी कलामी है ना। देखें कि प्रेसिडेंट साहब ने भी मफाहमत की बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब भी की बात करते हैं, राना साहब तो एक मंझे हुए सियासतदान है। लेकिन इन सब लोगों में से आप मुझे ये बताएं, वेयर इज एक्शन? कौन है जो कुछ करना चाह रहा है? कौन है जो वाकई? अभी तक तो किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, ये बात दुरुस्त है। इतना सब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक से वापस आकर फिर डिस्कस के बढ़ाएंगे और मजीद भी इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और दुरानी साहब से इमरान साहब कोई सवाल करना चाह रहे थे। दुरानी साहब, आपने खुद भी ये बड़ी कोशिश की कि इत्तेहाद हो जाए, आपस में जो है ना मामला मुज़ाकरात हो जाए और चीज़ें जो बेहतरी की तरफ चली जाएं। तो आप ये आपका जो ज़ाती तजुर्बा था उसकी रोशनी में बताएं कि माइनस इमरान खान क्या कोई मुज़ाकरात वाकई हो सकते हैं या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि माइनस इमरान खान मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है।
और इमरान खान के साथ वो नताइज लिए जा सकते हैं जो माइनस में लोग लेना चाहते हैं। देखें, गारंटी किसी की कोई, इमरान खान जितना भी इस वक्त वोट बैंक है वो इमरान खान साहब की जात का है। इस वक्त पब्लिक के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा इस वक्त इमरान खान साहब को फायदा दे रही है वो इमरान खान साहब को जेल में रखना है। इमरान खान साहब से रिकंसिलिएशन का सबसे पहला तकाजा तो ये होगा कि उनको जेल से आप वापस ले आए, तो कम से कम सरकारी खर्चे पे उनकी पॉपुलैरिटी जो रात दिन दुगनी तरक्की कर रही अब हो जाएगी। ठीक है ना जी। दूसरी बात जो उसका ये फायदा, अगर मजीद उनको आपने चेकमेट लगाना है तो उनकी पार्टी को इक़्तिदार दे दें, आप खुद मतलब ये है उन्हें अनपॉपुलर करने के तरीके खुद हाथ में हैं, लेकिन दूसरे तरीके आजमाए जा रहे हैं जिससे वो उल्टा पॉपुलर हो रहे हैं। सर, लेकिन दुरानी साहब, आपने शायद वाहिद शख्सियत है आप इस वक्त पाकिस्तान में। समीना, दुरानी साहब ने बड़ी अहम बात की है। आपने कहा कि इमरान खान से वो काम लिया जा सकता है जो कि मानिस इमरान खान लेना चाहते हैं, तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बयानिए से नीचे हट जाएंगे? उनका बयानिया क्या है मुझे ये बता दें। उनका बयानिया ये है कि मैं मतलब सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मैं आर्मी चीफ और DGISI से बात करूंगा। उनका बयानिया ये है कि मैं पार्लियामेंट में बात नहीं करूंगा, या उनका बयानिया क्या है? देखिए, उनका बयानिया तो वो बयानिया है जिसके बारे में मतलब मुख्तलिफ आरा कायम करी जा सकती है। इस वक्त उनका जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि वो अवाम के अंदर अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। उनकी डिमांड्स तो बड़ी सिंपल हैं, वो तो कई दफ़ा सामने आ चुकी हैं कि उनका ये कहना है कि जो हमारा मैंडेट है उसके ऊपर, हमारे मैंडेट के ऊपर शफाफ तहकीकात करा के हमारा मैंडेट वापस करें, और जो लोग जेलों में हैं उनके मेरिट के ऊपर फैसला करें, उन्हें रिहा होना चाहिए, बिला वजह का जबर नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो हैं उसके ऊपर जाहिर है डिमांड्स तो उनकी बेसिकली ये है। लेकिन इसमें यह भी शामिल कर दें कि उनका बयानिया वो है जो टेलीग्राफ में लिख चुके हैं, उनका बयानिया वो है जो वो रोजाना मीडिया से बात करते हुए बयान करते हैं। ये बताएं किस सियासतदान का क्या बयानिया है? मियां साहब का क्या बयानिया है? वोट को इज्जत दो। जरदारी साहब का क्या बयानिया है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। इमरान खान साहब का भी ऐसा एक बयानिया है, ईंट से ईंट बजाने वाला। असल बयानिया सियासतदान का इक़्तिदार। और इस वक्त आपने जो साहब ने बात की बिल्कुल ठीक की कि वो कुछ भी नहीं मांगते। वो कहते हैं कि हमारी सीटें जो हमने जीती हुई हैं वो हमें दे दें। और वैसे अब अगर सीरियस साइड के ऊपर आप एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन अगर आप चाहते हैं, मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आप पार्लियामेंट में जो जिसकी अक्सरियत बनती है उसको लाके। दुरानी साहब, आपके नजदीक में वाकई अक्सरियत PTI की है इन इलेक्शंस में? क्योंकि बहुत से लोग इस पे उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इवन मियां साहब अपनी सीटें नहीं जीते। अभी मिफ्ता का आपने शुरू में सुना होगा गुफ्तगू का कुछ हिस्सा, तो ये तो बहुत से लोग इस बात पे बाकायदा कहते हुए नजर आते हैं कि PMLN के पास अक्सरियत नहीं थी। जी, आप इनोसेंट क्वेश्चन कर रही है। ये वो कहते हैं बच्चा बच्चा बूटा बूटा आलू बारा जाने। मैंने कहा आपसे भी सुन लूं। मतलब ये है कि इस वक्त ये वो हकीकत है जो शायद हुक्मरानों के अलावा हर एक को पता होगी। तो बात इस वक्त जनाब सी है कि ये तमाम हकीकत आगे बढ़ने के लिए सियासतदान, देखिए सियासतदान की रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती। सियासतदान की जिंदगी जो होती है वो उसके तनव्वो और उसके आगे बढ़ने और उसके फ्यूचर की पॉलिसीज के अंदर बिना होती है। बिल्कुल ठीक बात। हमारे लेकिन इसमें आपने जो भी वैसे बात की है, मैं दुरानी साहब इस पे मैं ये जरूर आप दोनों के बल्कि कमेंट लूंगी, इमरान साहब का भी और आपका भी। इमरान साहब, जैसे दुरानी साहब ने बात की कि सियासतदानों की रिटायरमेंट नहीं होती, बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि अब मियां साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के करीब हैं सियासत के, एक आखिरी हिस्से में उम्र के आप जो सियासत कर रहे होते हैं, और इस पर उनकी अपनी पार्टी के जो लोग, उनके करीबी लोग रह चुके हैं, वो तनकीद कर रहे हैं कि उन्हें ग्रेसफुली ये दिखानी चाहिए थी और एक्सेप्ट करते जीत। आपको क्या नज़र आ रहा है PMLN का, मियां साहब का क्या मुस्तकबिल है सियासी? देखिए, मैं दुरानी साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों का बयानिया सिर्फ इक़्तिदार होता है, सिर्फ हुकूमत होती है और कोई बयानिया नहीं होता। इसलिए उनका जो ना रिटायरमेंट होती है, उनकी हर चीज़ इक़्तिदार होता है। मियां साहब के लिए भी जो है ना, ये सारी स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें यही हैं कि वो दोबारा वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठ जाएँ।
इमरान खान साहब के लिए भी यही है कि वो जेल से निकले और दोबारा उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। जरदारी साहब की भी यही ख्वाहिश है कि वो सदर बन गए और उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म। मैंने पूछा मियां साहब की क्या आपको लेगेसी नजर आ रही है, क्या छोड़ के लेगेसी जाएंगे? अब वो लेगेसी यही छोड़ के जाएंगे कि वो, आपने सुना नहीं, मरियम साहिबा कई दफ़ा कह चुकी हैं और पूरी मुस्लिम लीग नून चीख चीख के कह रही है, खुद मियां साहब बार बार कहते हैं कि जहाँ मैंने छोड़ा था वहाँ देखें पुल बन रहे थे, डैम बन रहे थे, सड़कें बन रही थी। उनकी लेगेसी यही है, वो यही कहते हैं कि वो तो डेवलपमेंट उन्होंने इतनी कर दी थी इस पाकिस्तान में कि जिसकी हद नहीं है। लिहाजा वो समझते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो शायद मुल्क में तरक्की हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, लेकिन दुरानी साहब जो आपके भी इस पे कमेंट अगर आप करना चाहें। दूसरी बात ये कि आपको लगता है जो अली अमीन गंडापुर साहब की भी अभी रिसेंटली मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने इस बात का कल इंकशाफ किया है कि बातचीत तो बैकडोर कहीं ना कहीं चल रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बंद दरवाजे खुले हैं? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ है पीटीआई के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। देखिए, मैं इन दोनों इश्यूज पे एक एक मिनट जरूर बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मियां साहब का PMLN का सदर बनने का मामला है, उसके बारे में मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि अगर मियां साहब सदर बनेंगे तो वो PMLN का सदर बनने के लिए सदर नहीं बनेंगे, बल्कि अख्तियार के लिए। ठीक बात। दूसरी बात है कि PMLN की जो उठान है उसके अंदर जो PMLN का सदर होता है वही वजीर आजम होता है। इवन जुनेजो साहब जब वजीर आजम बने थे वो भी सदर बन गए। इसी तरह शहबाज साहब जब वजीर आजम बने तो वो भी सदर बन गए। इसी तरह आज अगर नवाज शरीफ साहब सदर बन रहे हैं तो इस सूरत में उस रिवर्स साइकिल के चलने का इम्कान, गो के उसमें रुकावटें बहुत सी हैं, लेकिन वो यकीनी तौर पर हिम्मत वो एम कर सकते हैं इसको कि वो दोबारा जो है वो उस चीज का सदर बने मुस्लिम लीग के। और जो जहां तक सवाल है इसका, और ये होता है नहीं होता इट्स डिफरेंट, लेकिन ये होने का इम्कान बिल्कुल है। और जिससे ये वाली बात बिल्कुल सर्टेन है कि लीडरशिप को अवाम ही माइनस कर सकते हैं। इमरान को भी माइनस अवाम कर सकते हैं, मियां साहब को भी माइनस अवाम नहीं किया है। जब अवाम प्लस करेंगे प्लस भी हो जाएगा। अगली बात जहां तक अमीन गंडापुर साहब की और रिकंसिलिएशन की बातचीत की है, मैं आज आपको ये प्रोडिक्ट कर दूं कि इस वक्त जो PTI की हकीकी लीडरशिप है वो गंडापुर साहब, क्योंकि उनके पास एक ओहदा भी है और उनको कॉन्फिडेंस भी हासिल है इमरान खान साहब का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ओहदा जो इस वक्त पार्टी में है वो उन्होंने उनको दिया। इसलिए मुस्तकबिल में जो PTI की सियासत को जो फर्क लेके चलेगा, अगर आपने एक सियासी एनालिस्ट के तौर पे और एक जर्नलिस्ट के तौर पे एनालाइज करना है, तो आपको अली अमीन की जो मूव्स है उनको गौर से देखना चाहिए और उसमें से जो डायरेक्शंस बनती होंगी वही खान साहब की डायरेक्शंस होंगी और वही आगे। आपको लगता है दरवाजा इसका मतलब खुल चुका है? अगर अली अमीन साहब ये बात कर रहे हैं तो वो ये दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का दरवाजा? अभी तक कितनी खिड़कियां खुल, देखिए मैं इलेक्शन से पहले से लगा हुआ हूँ एक चीज का, आपको पता है जब मैंने लेकिन मैं लगा हुआ था, मैंने कहा ये होनी है। उसके बाद इलेक्शन की खिड़की खुली, उसके बाद इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में आने की खिड़कियां खुली। सही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने नाज़रीन आपने पॉलिटिकल डिस्कशन सुनी और मोहम्मद अली दुरानी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार गुफ्तगू। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर मुल्क की मईशत के हवाले से खास तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब थोड़ी बात हो जाए, जैसे मैंने जिक्र किया कि मईशत के हवाले से ज़ाहिर है हर वक्त परेशानी लाहक रहती है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मईशत काबू में नहीं आ रही। IMF से डील जो होना थी वो भी अभी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। इससे पहले जो किफ़ायत जारी कमेटी है उसकी भी सिफारिशात सामने आ गई हैं कि किस तरह से जो एक्स्ट्रा इजाफी नौकरियाँ हैं उनका ख़ात्मा किया जाए और सादगी के मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जाएँ जिससे ख़र्चा कम किया जा सके। फिर इसी तरीके से एक
और जो इससे जुड़ी खबर है मईशत के हवाले से वो ये कि खबर ये भी आई है कि रुपया एशिया की बेहतरीन करेंसी करार पाया है पिछले 1 साल के दौरान। अगर बात की जाए कि उसका जो रेट है वो थोड़ा स्टेबल नज़र आया है, तो क्या अच्छी बुरी मिक्स खबरें चल रही हैं हमारी मईशत के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून शरीफ साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम पर मौजूद हैं। आप इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ज़रा यहीं से बात का आगाज़ करते हैं कि जब भी हम IMF की बात करते हैं तो सब यही कहते हैं कि जी IMF हमेशा ऐसी ही क्यों तजावीज़ देता है कि जिसमें गरीबों का ही खून निचोड़ा जाता है, कोई हुक्मरान तबके के ऊपर ज़क क्यों नहीं लगती है। अब बार बार वो ये कहते हैं कि जी अपने अखराजात भी आप कम करें। अभी हमने देखा ये किफ़ायत जारी कमेटी की सिफारिशात भी सामने आ गई हैं, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। आप समझते हैं इससे वाकई हमारे जो अखराजात हैं वो अगर कम हो जाएँ तो मईशत में कोई बेहतरी आ सकती है? जी, मईशत को हमें 2 जावियों से देखना है। एक जाविया तो ये है जो IMF का और हमारा मसला है कि हमारे पास डॉलर्स की कमी रहती है, हम अपने बैरूनी अदायगियाँ नहीं कर पाते हैं। दूसरा, और हमारी जो हुकूमत के अखराजात जो हैं, हमने बहुत ज़्यादा पैर फैलाए हुए हैं अपने चादर से, तो वो IMF कहता है कि जी आप इनको अपने जो इनकम आ रही है उसके मुताबिक गुजारें। ये इसको जो मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं, ये आसान अल्फाज में ये हुकूमत का मसला है, क्योंकि हुकूमत ने मिसमैनेज जितने सालों से किया हुआ है, तो अब उनके पास से वो किताब बैलेंस नहीं हो रही, इसलिए वो IMF के पास जाते हैं। जो अवाम का मसला है वो ये है कि मईशत अब बहुत सालों से 3-4 बरस से एक रिसेशन में है। 2% के आसपास हमारी लास्ट ईयर की ग्रोथ है, अगले साल भी 3% से ज़्यादा नहीं अभी दिख रही है। तो हमने जो 240 मिलियन लोग हैं उनके लिए प्रोडक्शन भी करनी है, यंग बच्चे और बच्चियों के लिए जॉब्स क्रिएट करने हैं, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो एक ग्रोथ की साइड है। इस वक्त हुकूमत का ऑब्सेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी चलानी है, तो उनका ऑब्सेशन सारा IMF के ऊपर है कि उनका कर्ज आ जाए, ताकि, क्योंकि हुकूमत बाय द वे अगर आप बजट देखें तो हम तकरीबन 52% तो सूद दे देते हैं, तो हुकूमत के पास अपने अखराजात चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है या करेंसी छापनी पड़ती है। तो डेस्परेशन एट द गवर्नमेंट लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से प्रेशर अवाम पे पास ऑन हो रहा है, क्योंकि ये इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट और एंटरप्राइज ले लें, पावर सेक्टर ले लें, बजट का खसारा ले लें, वो बर्डन अनफॉर्चुनेटली इलीट पे पास ऑन नहीं हुआ, ना अभी हो रहा है, और वो बर्डन आम आदमी पे फिर पास ऑन हो जाता है। अच्छा हारून साहब, आप क्योंकि खुद भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह रहे हैं, और इस वक्त हुकूमत जो है उसकी मेन नज़र इसी पे है कि जी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी बाहर से और मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं वाकई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि वो जादू की छड़ी साबित हो और उससे मामला वाकई ठीक हो जाए? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट, अब हमारे पास कर्ज मजीद लेने की, तो पाकिस्तान हम इकोनॉमिक्स की टर्म में कहते हैं कि एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है, हम अनसस्टेनेबल डेट के लेवल पर हैं क्योंकि हमारी आमदन कम है। अब अगर इन्वेस्टमेंट आती है खुशाइन बात है, लेकिन 2-3 चीज़ें हमें समझने की है। एक तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होती है। हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहिए जो A नौकरी क्रिएट करे, B हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, C हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाए ताकि कुछ डॉलर्स आ सकें, और D कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे ताकि हमारी मईशत मॉडर्न हो। अगर हम ऐसी इन्वेस्टमेंट ले आते हैं जो यहाँ पे एक आती है, वो इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ कमाते हैं और पैसा निकाल के बाहर ले जाते हैं, तो इस वक्त वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट का इस वक्त खासा जोर G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स पे है। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो अपनी किताब ठीक करने के लिए अपने एसेट्स को बेचना चाह रहे हैं। ये जो एसेट बेचना होता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, लेकिन हुकूमत को कुछ कैश मिल जाता है। अगर तो वो कैश अपनी वो डे टू डे काम चलाने में लगा देते हैं तो अच्छा नहीं है। अगर वो कैश वो ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए, गरीब की हेल्प के लिए करते हैं, तो वो एक अच्छी डील है। अब ये, इसको हम कहते हैं पॉलिसी चॉइसेस एंड ट्रेड ऑफ्स। ये अब हुकूमत का फैसला है कि वो तरजीहात क्या बनाती है। जैसे बजट होता है, वो हमारी पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है कि हमने पॉलिसी को फाइनेंस किया है। तो हमें बड़ा क्लियरली एक मैसेज हुकूमत से मिलना चाहिए कि हमारी ये 4 तरजीहात हैं और हम इस पे चलना चाह रहे हैं। हारून साहब, ये जो
सऊदीया जिस तरह से रेकोडिक में अब इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई जो है उसने कहा जी 10 अरब डॉलर हम आईटी और उसमें करेंगे, इसको आप क्या समझते हैं? आम जो व्यूअर है मेरे जैसा, समीना जैसा, उसको समझाएं कि ये किस तरह की सरमायाकारी है। देखिए जी, जो सरमायाकारी जो है उसके 4-5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इंटेंशन। तो इंटेंशन तो उनकी बड़ी देर से है, जब मैं गया था 21 अरब डॉलर की मैं उनसे डील्स करके आया था। दूसरा है उस इंटेंशन को आपने सेक्टर्स और प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है, जिसको हुकूमत MOUs कहती है। वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, पहले भी हुआ था, अभी भी हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है कि हम इन अच्छी इंटेंशंस को डील में कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसके लिए गलत बात जो है, हमारा तरीका ये है कि हमने मिनिस्ट्रियों को इन्वॉल्व किया हुआ है। ये जो इन्वेस्टमेंट की डील्स है, ये प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन का काम है, ये सरकारी काम नहीं है। तो मेरी पहले भी, जब मैं हुकूमत में था तब भी मैं बार बार कहता था, अब भी कह रहा हूं कि अब आपने एक दरवाजा खोला है, एक इंटेंशन आई है, अब आप अपने बेस्ट बिजनेस हाउसेस को बुलाएं, उनसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए, उनसे कहें कि आप जाके अब डील्स करें, जॉइंट वेंचर्स करें और कंपनियां बनाएं मिलके, ताकि लोगों को कुछ एतमाद आए कि ये कुछ हो रहा है। अगर खाली MOU और तस्वीर खिंचा के खत्म करना जो हम 50 साल से कर रहे हैं, तो एक्चुअली दैट्स अ तो आपको क्या नजर आ रहा है हारून शरीफ साहब कि अभी ये SIFC का कयाम भी हुआ है 1 साल से, इसका भी मकसद यही था कि सरमायाकारी लाई जाए। इसकी इफादियत पे कल शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बात भी की। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे इसकी इफादियत को? और दूसरा, आपको लगता है कि अब वाकई MOU से बात आगे बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट सही तौर पर हमें प्रैक्टिकली होती नजर आएगी? और तीसरा इसमें यह भी शामिल, सर इसमें यह भी शामिल कर दें कि वज़ीर आज़म तक आपकी अच्छी खासी रसाई भी है, तो आप खुद उनको आपने क्या मशवरा दिया या क्या मशवरा देंगे? जी देखिए, बात यह है कि SIFC एक अच्छा इकदाम इसलिए है कि इन्वेस्टर को यह पैगाम जाता है कि सब लोग जो फैसला करने वाले एक मेज पर बैठे हैं। यहां तक तो मुझे SIFC का बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं। जहां तक उन्होंने हर्डल्स को दूर करना है ब्यूरोक्रेसी की, वो बिल्कुल करनी चाहिए और हुकूमत का काम है। तो दूसरी मेरी इसमें यह है कि हमें कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट से परहेज करना चाहिए कि इतने अरब डॉलर आ रहे हैं। सियासी तौर पे मुझे समझ आती है, बहुत सालों से हम कर रहे हैं। हमें डील्स अनाउंस करनी है कि ये आ गया है, चाहे भले 25 मिलियन डॉलर हो, ताकि लोग समझे कि अब गाड़ी चल पड़ी है। हमें इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट जो है, मेरी एडवाइस जो पहले भी थी अभी भी मैंने दी है, ट्रस्ट डेफिसिट है मार्केट्स का। वो समझते हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम काम नहीं करते। हमें अब काम करके दिखाने की जरूरत है। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी अभी रुपए के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन इसने परफॉर्म किया पिछले 1 साल में, स्टेबल नज़र आया थोड़ा। तो इसकी क्या आपको वजह नज़र आ रही है कि क्योंकि हमें तो ये भी खौफ रहता है कि हमने ये कहानियाँ भी सुनी हैं कि जनाब आर्टिफिशियली इसको स्टेबल रखने की भी कोशिशें की जाती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो रुपए की ये परफॉर्मेंस है ये जेन्युइन है और इसकी वजूहात क्या हैं? आगे इसको मज़ीद कमी कैसे लाई जा सकती है डॉलर की जो प्राइस है उसके हिसाब से? जी देखिए, इस वक्त जो आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देता हूं कि जो करेंसी की वैल्यू होती है रुपए की डॉलर के अगेंस्ट, वो एक डिमांड और सप्लाई ड्रिवन फिनोमेना है और इसका कोई और चारा नहीं है कि हम डॉलर्स चाहे एक्सपोर्ट से या रेमिटेंस से या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लाएंगे तो और रिजर्व्स बढ़ेंगे तो रुपए की कीमत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया में इस तरह होता है, कोई इकोनॉमिक्स चेंज नहीं हो गई। हाँ, टेम्परेरली क्योंकि हमने अपना मैक्रो लेवल पे करंट अकाउंट बैलेंस को कंट्रोल रखा है, इंपोर्ट को भी कंट्रोल किया है, घटाई हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो बैरूनी अदायगियों पे प्रेशर कम आया है, इसलिए रुपया एक तो स्टेबल रहा है। दूसरा, मुझे जो मैं अखबारों में ही पढ़ा है कि स्टेट बैंक ने काफ़ी बाइंग भी की डॉलर्स की अपने रिजर्व्स को मेंटेन रखने के लिए। तो हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स थी तो रुपया नोज डाइव नहीं किया, वहीं पे स्टेबल रहा। लेकिन ये इसको सस्टेन करना असल बात है कि हम इसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन कैसे करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, 240 मिलियन का मुल्क है, चीजें खरीदेंगे, बनेगी नहीं, इंपोर्ट होगी, बिल देना पड़ेगा।
वो डॉलर्स कहाँ से आए। अच्छा हारून साहब, खत्म हो गया प्रोग्राम का वक्त। हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच सर। हम भी आपसे वक्त लेंगे, इमरान साहब की कुछ तशनगी रह गई है तो वो पूरी करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।